आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राचीन भारत के एक ऐसे किरदार के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मगध का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं सम्राट अजातशत्रु की। एक ऐसा नाम जो अपनी तेज रणनीतियों, बेखौफ युद्ध कौशल और मिलिट्री जीनियस के लिए जाना जाता है। चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर उनका शासन कैसा था और उनकी विजय गाथाओं में ऐसा क्या खास है जिसने इतिहास में उन्हें अमर कर दिया। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे मगध में उनका उदय, फिर कोसल और वज्जी संघ पर उनकी ऐतिहासिक जीत। इसके बाद बात करेंगे उनके उन खूंखार हथियारों की जिन्होंने उस दौर में युद्ध का तरीका ही बदल दिया। फिर हम उनके बौद्ध धर्म से जुड़े एक बिल्कुल अलग और शांत पहलू को समझेंगे और एंड में एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही कमाल की मेमोरी ट्रिक भी देखेंगे। चलिए बिना देरी किए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, मगध सम्राट का उदय। देखिए, अजातशत्रु का समय लगभग 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वो हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार के बेटे थे। अब ये तो हम सब जानते हैं कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की नींव को काफी मजबूत कर दिया था, लेकिन अजातशत्रु वो एक कदम और आगे निकले। उन्होंने अपने पिता के बनाए बेस का इस्तेमाल किया और अपनी बेहद आक्रामक रणनीतियों से मगध को एकदम टॉप पर पहुंचा दिया। उनकी दूरदृष्टि का एक बहुत बड़ा सबूत उनकी राजधानी के चुनाव में भी दिखता है। शुरुआत में मगध की राजधानी राजगृह थी। राजगृह एकदम सेफ जगह थी क्योंकि वो पहाड़ियों से घिरी हुई थी। लेकिन अजातशत्रु को पता था कि अगर साम्राज्य को और ज्यादा फैलाना है तो एक ऐसी जगह चाहिए जहां से व्यापार और सेना दोनों का मूवमेंट आसानी से हो सके। इसलिए उन्होंने पाटलिपुत्र का डेवलपमेंट शुरू किया। नदियों के किनारे बसा ये शहर आगे चलकर उनके साम्राज्य विस्तार के लिए एक असली मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो थोड़ा एक्शन से भरपूर है, कौशल और वज्जी पर उनकी जीत। कौशल के राजा प्रसेनजित के साथ अजातशत्रु का एक बहुत ही भयंकर क्लैश हुआ था। सच कहूं तो ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, बल्कि सीधा वर्चस्व की जंग थी। लेकिन अजातशत्रु सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं बैठते थे, वो एक चालाक रणनीतिकार भी थे। जब उन्हें लगा कि शांति में ही दोनों का फायदा है तो इस पूरे संघर्ष को उन्होंने एक रणनीतिक शांति संधि के साथ खत्म कर दिया। मतलब उन्हें अच्छे से पता था कि कब वार करना है और कब हाथ मिलाना है। लेकिन हर जगह कूटनीति काम नहीं आती। 16, जरा इस नंबर को दिमाग में बैठाइए। 16 साल, ये कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है। ये 16 साल वो समय है जब प्राचीन भारत का एक बेहद अहम और लंबा युद्ध लड़ा गया, वज्जी संघ के खिलाफ। वज्जी कोई अकेला राज्य नहीं था, बल्कि कई राज्यों का एक बहुत ही मजबूत ग्रुप था जिसकी राजधानी वैशाली थी। लगातार 16 साल तक एक ही दुश्मन के खिलाफ सेना खड़ी रखना, जरा इमेजिन कीजिए इसके लिए कितने संसाधनों और धैर्य की जरूरत पड़ी होगी। इस जीत को अजातशत्रु के शासनकाल की सबसे बड़ी अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि इसी जीत ने मगध को उस समय का सबसे पावरफुल राज्य बना दिया था। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये 16 साल लंबा गतिरोध टूटा कैसे। तो चलिए सेक्शन 3 में बात करते हैं अजातशत्रु के उन घातक हथियारों की जिन्होंने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। पहला हथियार था रथ मुशल। जरा इमेजिन कीजिए, युद्ध का मैदान है और एक ऐसा भारी भरकम रथ सामने से दौड़ता आ रहा है जिसमें घातक उपकरण और बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हुए हैं। इसका काम सिर्फ और सिर्फ दुश्मन की मजबूत लाइनों के बीच घुसकर उन्हें बेरहमी से काटना और तबाही मचाना था। एक तरह से ये उस जमाने का एक खतरनाक टैंक था। इस आविष्कार ने सच में दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। और अगर रथमुशल ग्राउंड पर तबाही मचा रहा था तो किलों को तोड़ने का काम कर रहा था महाशिलाकंटक। ये एक विशालकाय मशीन थी, एक तरह का कैटापल्ट जो दुश्मन के किलों पर बड़े बड़े भारी पत्थर फेंकता था। वज्जी संघ की मजबूत दीवारों को गिराने में इसी मिलिट्री इंजीनियरिंग ने सबसे अहम रोल प्ले किया। इन्हीं दोनों हथियारों के डेडली कॉम्बिनेशन ने अजातशत्रु को अजेय बना दिया था। युद्ध और हथियारों की इन कहानियों के बाद अब हम चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनके व्यक्तित्व का एक बिल्कुल ही अलग रंग देखने को मिलता है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है ना? एक तरफ वो राजा जो अपने खूंखार हथियारों और 16-16 साल चलने वाले युद्धों के लिए मशहूर है, और दूसरी तरफ वही राजा गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण उपदेशों से गहराई से प्रभावित भी है। अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन थे और एक क्रूर योद्धा के अंदर छिपी ये शांति की तलाश उनके कैरेक्टर को इतिहास में बहुत ही यूनिक बनाती है। बुद्ध के उपदेशों का उन पर इतना गहरा असर था कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद अजातशत्रु ने तुरंत राजगृह में पहली बौद्ध संगीति यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया।
उनका मकसद बहुत साफ था, बुद्ध की अमूल्य शिक्षाओं को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना। इतिहास के पन्नों में उनकी ये आध्यात्मिक भूमिका उनके सैन्य अभियानों से किसी भी मायने में कम नहीं आंकी जा सकती। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, जो खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पिछले पेपर्स उठाकर देखें तो अजातशत्रु से जुड़े ये 4 एमसीक्यू बार बार रिपीट होते हैं। चलिए इन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला, अजातशत्रु किस वंश के थे? जवाब है हर्यंक वंश। उनके पिता कौन थे? राजा बिंबिसार। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। और उन्होंने किस शक्तिशाली संघ को हराया था? वज्जी संघ को। ये बेसिक फैक्ट्स फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अब इतना सारा डेटा एक साथ याद कैसे रहेगा? तो इसके लिए बस इस एक लाइन को अच्छे से रट लीजिए। बिंबिसार का पुत्र, वज्जी विजेता, बुद्ध का समकालीन। बस अगर एग्जाम हॉल में सिर्फ ये 3 पिलर्स याद आ गए तो समझ लीजिए कि अजातशत्रु से जुड़ा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ये एक तरह से पूरा चीट कोड है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतिहास आखिर एक ऐसे शासक को कैसे जज करता है? एक ऐसा इंसान जिसने विनाशकारी हथियार बनाए, 16 साल तक क्रूर युद्ध लड़े, लेकिन साथ ही बुद्ध के शांति संदेशों को दुनिया के लिए सहेज कर भी रखा। शायद अजातशत्रु का जीवन हमें यही सिखाता है कि इतिहास कभी ब्लैक एंड